ड्राइंग नहीं है, मैंने कई बार बताया आपको। दो चीज़ याद रख लो नाटक के हिसाब से, आपको जो याद रखनी है, देर इज़ नो ड्राइंग एंड देर इज़ नो निगेटिव मार्किंग। मैं बार बार बता रहा हूँ आपसे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि निगेटिव मार्किंग है, नहीं है निगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो आपको नंबर ज़ीरो नहीं, ज़ीरो से कम नहीं आ सकते हैं, कितना भी गलत करके आ जाओ। तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है आपको, 200 नंबर का एग्जाम होता है, देर इज़ नो निगेटिव मार्किंग, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर हैविंग 4 ऑप्शंस। तो आप ये मान के चलो कि कुछ ना भी करोगे ना, आप गैस वर्क भी करते हो, तो आपके 40 to 50 नंबर तो ऑटोमेटिकली आ जाने चाहिए विदाउट एनी इश्यूज़। क्यों, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। आप गैस वर्क करोगे तो एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, है ना, एक तो ठीक हो गई, निगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे लोग कंफ्यूज जाते हैं, नो निगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, ड्राइंग भी नहीं है आपको, ठीक है। सो देर इज़ नो ड्राइंग। 200 नंबर का पेपर आएगा, 125 क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, कुछ क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे। अगेन मैं बाकी बच्चों को बता रहा हूँ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, आप ऐप डाउनलोड करो आर्कजेनेसिस, वहाँ पर फ्री मटेरियल के अंदर जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे PDF अवेलेबल हैं, खुल जाएगा उसमें आपके ऐप पर ही। तो वहाँ पर लिखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसको डाउनलोड कर लो, वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करो। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, जब तक आपको पता नहीं होगा कि क्रिकेट मैच में क्या होता है, यही होता है ना कि जहाँ पर मैच होने वाला होता है उसकी पिच का तो पता होना जरूरी है। वर्ल्ड कप होता है तो 12 मैचेस होते हैं, सो दैट कि आपको आइडिया लग सके। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, फिर आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अपूर्व यार, ऐसे देखो सिंपल है कि आपका नाटा का स्कोर काम इतना अकेला नहीं आता है। नाटा का स्कोर जो होता है वो आपकी हेल्प करता है एक अच्छा मेरिट स्कोर करने में। मेरिट कैसे बनती है, नाटा का हाफ प्लस बोर्ड्स की परसेंटेज, ऐसे याद रख लो, ठीक है। पहले तो मैं उसको साइलेंट करता हूँ। तो उसका मतलब क्या है कि आपके मान लेते हैं कि नाटा के अंदर 140 नंबर आए हैं, तो आपका स्कोर क्या बनेगा 140/2, और बोर्ड्स में नंबर मान लेते हैं आपके 80% हैं, तो कर लो 70 + 80, 150 आपका मेरिट स्कोर बनेगा। नाटा अकेला काम का नहीं होता है, नाटा के साथ बोर्ड्स के काउंट नंबर भी काउंट किए जाते हैं। इसीलिए मैंने हमेशा आपको, मैंने कई वीडियो में बताया है, जो बाकी जो कोर्स जो ज्वाइन करते हैं उनको हमेशा गाइड करता हूँ कि आपके बोर्ड्स के, अगर आप तैयारी कर रहे हैं नाटा की, तो आपके बोर्ड्स के नंबर अच्छे होने ज़रूरी हैं। इसके पीछे सिंपल रीज़न है, आप ऐसा मान लेते हैं, 2 केस लेता हूँ मैं, इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। नाटा में मान लेते हैं कि आपके नंबर 120 ही आए, जो कि बहुत ही एवरेज नंबर है, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है 120 स्कोर करना। 100 से लेकर 140 ज़्यादातर बच्चों के आ जाते हैं, डिपेंड करता है। 120 से एवरेज स्कोर, 100 to 120 इज एवरेज स्कोर। 120 से ऊपर जाते हैं तो अब एवरेज हो जाता है, 140 प्लस होते हैं, अच्छे स्कोर होते हैं, और 150 प्लस करते हो तो इट इज़ अ वेरी डिसेंट। तो मान लेते हैं कि एक पहले केस के अंदर आपका नाटा में सेम नंबर आए 120, बट इन बोर्ड्स एग्जाम में 60% है आपका एक केस के अंदर, तो क्या बनेगी मेरिट बताना जरा इसका। सो 120/2 प्लस परसेंटेज कितने 60। अच्छा, हम बाई 2 क्यों कर रहे हैं, बिकॉज नाटा के स्कोर 200 में से होते हैं, सो 200 में से हम लोग 100 से काउंट कर रहे हैं। सो 120/2 दैट इज 60 + 60 120, आपका ये बना मेरिट स्कोर। अब उसी बच्चे के मान लेते हैं कि उसके नाटा में नंबर तो 120 ही है, ज़्यादा कुछ कम ज़्यादा नहीं आए हैं उसके, 120 आए हैं, बट यहाँ पर उसने मेहनत कर ली थी बोर्ड्स में, उसके 90 प्लस नंबर आ गई बोर्ड्स में। तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, 60 + 90 150, और 150 एक बहुत ही अच्छा स्कोर होता है, ठीक है। इसलिए नाटा का स्कोर तब तक किसी काम का नहीं जब तक बोर्ड्स में नंबर अच्छे ना हो। तो जिन बच्चों के बोर्ड्स में नंबर कम होते हैं उनको एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है, आप कितना स्कोर कर लोगे 120, नाटा के अंदर अगर ये बच्चा 150 भी करता है ना, कितना आएगा इसका बताओ, 75 + 60, तब भी इसका 135 बनेगा। अगर वो बच्चा 180 स्कोर करता है तब जाकर उसे कवर हो सकता है, तो समझ सकते हो कितना डिफिकल्ट है 180 स्कोर करना, लेकिन उस बच्चे के लिए सिंपल 120 से काम हो गया। तो जिन बच्चों के बोर्ड्स में नंबर ज़्यादा होते हैं उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट होता है, तो उसका बता देना कितने नंबर जरूरी है, आपके बोर्ड्स के हिसाब से काउंट कर लीजिए। एक रफ आइडिया देता हूँ मैं, अगर आपके 100 से लेकर 120 आपका मेरिट स्कोर बन रहा है तो आपको प्राइवेट कॉलेज अच्छे से मिल जाएंगे। प्राइवेट कॉलेजेस, अच्छे कॉलेज मतलब ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएंगे, एवरेज कॉलेज मैं लिख देता हूँ इसका, एवरेज प्राइवेट कॉलेजेस। 120 to 140 आपका मेरिट स्कोर बनता है तो गुड प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे। अगर आपका 140 to 150 होता है तो आप बेस्ट ट्राई कर सकते हैं, बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस। और अगर आपका 150 to 170 आता है, सो इन दैट केस गवर्नमेंट
कॉलेजेस। अब डिपेंड करता है उसके बाद भी कि आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं तो महाराष्ट्र में आपके लिए हो सकता है 150 पर अच्छा कॉलेज मिल जाए, बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए, डिपेंड करता है कभी कभी, लेकिन एक रफ आइडिया ये समझ लीजिए। 100 से कम आता है तो फिर आप तो वही हैं जो फालतू कॉलेजेस होते हैं एक तरीके से, उनको सिर्फ बच्चे भरने होते हैं तो वो कर लेंगे। तो एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए। मैं आपको सही बताऊँ, यहाँ पर तो आप इससे कम तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलो अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अपना। मैं ये क्या है, बाकी आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, फॉर्म भी आपने फिल करना स्टार्ट कर दिया होगा। जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये जो क्लासेस चल रही हैं ये फ्री क्लासेस हैं, तो उसको ज्वाइन करने के लिए मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप देख लीजिए। 3 मिनट की वीडियो है, प्रोसेस बताया हुआ है कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो यूट्यूब पर भी एज इट इज़ अवेलेबल होती है। साथ ही साथ अगर आप कुछ परचेस करना चाहते हैं तो BR वर्कबुक है, इसमें क्वेश्चन बैंक की तरह है। इट इज़ गोइंग टू 470 बुक। नाटा सेल गाइड बुक है, नाटा के लिए जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल बी कवर्ड हेयर। सो 1100 रुपीज़ इसकी बुक हैं, और दोनों मिलाते हैं तो 1400 रुपीज़ दोनों के वो हैं। और बाकी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स आपके जिसके अंदर 8 to 10 बुकलेट्स होंगे इंक्लूडिंग दिस थिंग, और मॉक टेस्ट होंगे 75+ एंड लाइव क्लासेस होती हैं जो कि वीक में 5 क्लासेस पर वीक चलती हैं। 2-2 घंटे क्लासेस होती हैं। मॉर्निंग में क्लास होती है 7 से लेकर 9 बजे तक। ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस आपको दी जाएगी। चलो, हम लोग पढ़ रहे थे एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग, और आई विल ट्राई टू ब्रिंग सम मोर टॉपिक्स जहाँ पर आपको थोड़ा इश्यूज़ आते हैं, लेकिन जो हमारा टारगेट था वो इसी का था कि वर्कबुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, सो दैट कि हमारी जीके इंप्रूव हो सके और इसी के साथ साथ हमारे जो एप्टीट्यूड है वो इंप्रूव हो सके। ठीक है, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड तो हमारा ऊपर चलता ही रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। मुझे याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गए हैं क्लास को। हेलो मुस्कान, कैसे हो? पढ़ाई कैसे चल रही है? चलो, मिरर हम लोग कर चुके थे जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद आता है सरफेस काउंटिंग। देखो, इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको सरफेस काउंटिंग सिखाई जाती है। अच्छा, एक चीज़ और है, देखो वैसे तो मैंने ये QR कोड दिया था, ये मेरे किसी क्लास का QR कोड है जहाँ पर 2 आवर्स की क्लास रही होगी। मुझे याद है कि जब मैंने स्टार्ट किया था उसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है। तो आप चाहें इसको डिटेल में सर्विस काउंटिंग का जो लेक्चर है उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इट्स ए प्राइवेट वीडियो, तो वैसे आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, लेकिन आप स्कैन करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और देख लेना, कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको। सरफेस काउंटिंग का मतलब सिंपल होता है कि आपको एक फिगर दी जाएगी और इस फिगर के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि कितने सरफेसेस हैं। जैसे मैं एक सिंपल लेता हूँ, एक क्यूब है हमारे पास, और क्यूब का कितने सरफेस होंगे तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3। ये 3 हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे साइड वाला भी है, इसके पीछे वाला भी है, इसके नीचे वाला भी है। सो टोटल कितने सरफेसेस हैं? 6 सरफेसेस हैं। तो ऐसे ही आपको बताने होते हैं, काउंट करने होते हैं। इन जैसे क्वेश्चन के अंदर सिंपल है, टेक्निक बताऊंगा मैं कैसे सॉल्व करते हैं, और आप इसको जो इसके ट्रिक है उसको फॉलो करो तो चांसेस कम हो जाएंगे गलत होने के। ठीक है, आपका इजीली सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। जेई में मे बी 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है, नाटक के अंदर भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन 1-1 2-2 क्वेश्चन ठीक होने से ही आपका अच्छा स्कोर बनेगा। हो सकता है ज़्यादा पूछ लें, लेकिन जो अभी तक का है वो यही है। इसका आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये तो हम क्लियर है कि जो एक क्यूब होगा तो हम कितने सरफेसेस काउंट कर लेंगे इसकी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन अगर सिलेंडर है तो उसका याद रखना कि हम जो सिलेंडर होता है तो ये जो पूरा का पूरा एक ही सरफेस काउंट होगी। अब ये नहीं कह सकते सर लेफ्ट से भी होगा, राइट से भी होगा, बैक से भी होगा, नहीं, ये पूरा का पूरा जो होगा एक सरफेस काउंट होगी। मतलब जो ये वाला मैंने आपको जो कलर किया है तो उसको हम एक काउंट करेंगे, इसके ऊपर जो ये वाला ये अलग काउंट होगा, उसके नीचे जो होगा ये भी अलग काउंट होगा। अगर एक स्फेयर है तो उसका हम सिर्फ एक सरफेस काउंट करते हैं। सिंपल है, समझना। इसमें अगर आपको ट्रिक से पूछी जा सकती हैं तो इसको इतना ही याद रखना है, दैट्स इट। तो अगर इसको हम छोटा कर लेते हैं आपके लिए, इसको यार मैं आपको, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए। मैं काम करता हूँ, रुको, मैं आपको उसी से कराता हूँ क्लास वाले असाइनमेंट से। पता नहीं है कहाँ पर मिलेंगे भी, क्योंकि जब क्लास होती है तो मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ ऑलरेडी। और परमानेंट बिल्डिंग असाइनमेंट फॉर मिरर, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, हडन फिगर्स भी नहीं, 6 में होना चाहिए। सरफेस काउंटिंग, यस।
ठीक है, देखो उसकी ट्रिक क्या है, आपको इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या होगा कि आपके सामने क्वेश्चन फिगर होगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप टोटल सरफेस काउंट करके बताइए। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यही लगते हैं, मज़ा आता है इसमें, क्योंकि जब आपके क्वेश्चनों से पूछूंगा तो उसमें कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा बताएंगे, कुछ कम बताएंगे, लेकिन उसी का प्रोसेस है, उसी का ही आपको समझना है कि क्या तरीका हो सकता है इस चीज़ का। तो इसको भी हम बंद करते हैं। इसका टेक्निक क्या है, देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप रैंडमली काम करोगे तो चांसेस हैं गलत हो जाएंगे। तो उसका क्या है कि हम जब भी करते हैं हम एक साइड से चलते हैं, लाइक आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस डायरेक्शन, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस डायरेक्शन, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम दिस डायरेक्शन, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम दिस डायरेक्शन। जैसे मोस्टर 17 बोल रहे हैं, वेदांत 17 बोल रहे हैं, यशस्वी 17 बोल रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, लेकिन अब समझते हैं कि कैसा। देखो इसका इन जो क्लासेस चल रही हैं उसका मेन काम क्या है, आपको समझना कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए। स्टेप्स फॉलो करोगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे, मतलब अच्छे तो सही मिलेंगे, पर उसमें चांसेस कम हो जाते हैं गलत होने के। एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब समझते हो क्या होता है, जेई में 5 नंबर का नुकसान होना, और 2 क्वेश्चन गलत कर दो, 1 साल अगले साल का फिर टिकट कटा लो। देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बात की थी ना एलिवेशंस के बारे में, याद होगा इंट्रोडक्शन मैंने क्लास डाली थी यूट्यूब पर, उसको देख लेना, 2 घंटे की है। तो जो परपेंडिकुलर होता है हम वो चीज़ देख पाते हैं, है ना। अगर मान लीजिए ऐसा चल रहा है और इधर से हम लोग नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है कि जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर हैं, आपके परपेंडिकुलर हैं, वो आपको शो होंगी। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, इफ़ आई एम वॉचिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो मुझे पता है कि ये वाला सरफेस पहली हो जाएगी। इसको मैं और सिंपल बना देता हूँ ऐसा, तो ये क्या होगी, ये होगी आपकी 1, याद रहेगी। हमें सिर्फ इतना काउंट करना है, ये इधर से देखेंगे तो सामने से दिखाई देगी एक सरफेस, दूसरी क्या होगी यहाँ दिखाई देगी, तीसरी क्या है यहाँ पर है, 4th वन इज दिस वन। क्या और भी है इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, नहीं 4 ही हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो इस डायरेक्शन से 4 टोटल आ गई। चलो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हो जाएगी अपनी 5th वन, इट इज़ 6th वन, इट इज़ 7th, इट इज़ 8th, इट इज़ 9th। तो अगर यहाँ से भी काउंट करते हैं तो टोटल कितनी होगी, 5 यहाँ से हो गई, 4 + 5 9 हो गई। अब हम ऊपर से देखते हैं 9, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14। क्लियर है। इसका मतलब जो हमारी सरफेसेस दिखाई दे रही हैं टोटल तो हमें दिखाई दे रही है 14, लेकिन अगर आप इसके 10 देखेंगे इट इज़ गोइंग टू 15th वन, और पीछे से देखेंगे तो इट इज़ गोइंग टू 16th वन, और यहाँ से देखेंगे नीचे की तरफ से तो ये 17th भी हो जाएगी। ठीक है, याद रखना इन चीज़ों के लिए कैसे है। अच्छा एक चीज़ और इतना याद रखना, अगर आपको यहाँ पर इससे दिखाई दे रही लाइन, ठीक है, तो अगर आपको पीछे शो नहीं हो रहा है तो ये या तो ऑब्वियस हो कि पता चल रहा हो कि 2 सरफेसेज हैं, अदरवाइज हम इसको 1 कंसिडर करते हैं। इसमें ये मत लगा देना कि सर जब यहाँ पर एक सरफेस है तो उसके पीछे भी तो होगी, ये वाली पार्ट भी होगी, नहीं, वो काउंट नहीं होगा कि दिखाई नहीं दे रही, हम इसको 1 ही कंसिडर करेंगे। क्लियर है। 70 कैसे आएंगे। अब इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चनों से पूछ लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा ईजी हो जाए। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, सिंपल है, टेक योर टाइम। uh, 13, 14, चलो देखते हैं, ट्राई करो बाकी सब, सौम्य जैन, श्रुति, वेदांत। यस मैंने आपसे बात तो की थी थोड़ी देर पहले कि सिलेंड्रिक जो सिलेंडर होता है इसको टोटल 1 सरफेस काउंट होगा, पूरा चारों साइड से सिर्फ 1 सरफेस काउंट होगा। इसमें एज नहीं आई हुई ना। थर्टीन और 14 में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, और टाइम चाहिए कुछ। देख लेते हैं, सिंपल है। देखो अगर प्रोसेस फॉलो करोगे तो चांसेस हैं कि जल्दी हो जाए क्वेश्चन। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2,
सिर्फ यहाँ से 2 ही सरफेस में दिखाई दे रही हैं सामने से, ठीक है। इसको हम लोग चाहें तो काउंट कर सकते हैं एक बार में, यहाँ से कर लो, इधर से कर लो, एक ही बात है। 1 2 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5th, यहाँ पर 6th, ठीक है। अगर हम इधर की तरफ देखते हैं, सॉरी 6th, अब ऊपर से देखते हैं 7th 8th 9th एंड 10th, तो 10 हमारे यहाँ तक हो गई हैं। अब हम यहाँ की तरफ से देखते हैं तो 11 ये वाली हो जाएगी, और 12 हमारी ये वाली हो जाएगी, और ये वाली कितनी हो जाएगी 13, और ये वाली कितनी हो जाएगी आपकी 14। तो उसमें कितनी सर्फेसेज हुई आपकी? टोटल 14 सर्फेसेज हैं। क्लियर हुआ? जिन बच्चों ने 13 बोला था, समझ में आया कहाँ आप गलती कर रहे थे आप? मोस्ट प्रॉब्ली आपने ये तो काउंट कर लिया, पर आप ये वाला भूल गए कि भाई ये तो अलग है ना, दिखाई दे रहा है, यहाँ गैप है ना, तो सर्फेस टोटल है, एक एक्स्ट्रा ये भी तो है। ये तो आप कर ही लेंगे, इसमें क्या है, पूछूँ मैं। चलो इन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं बट ट्राई। ट्वेंटी, जब तक बच्चों के 20 से अलग कुछ नहीं आएगा तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। तो या तो आप मानते हैं कि 19 है, 21 है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर मोशा, सौम्या, श्रुति, प्रीति, श्रेया, देप्यन, अच्छा आप फिर, अच्छा यहाँ पर क्लास में, चलो वेरी गुड वेरी गुड। अजिंक्या, यशस्वी, तुषार, वेदांत, ठीक है। चलो आपके विषय से रिवाइज हो जाएगा क्लासेस में। अब तो क्या ही है, लल्लू से क्वेश्चन लगेंगे आपको कि सर क्या करा रहे हो। अच्छा इस क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने की। इसमें एक साइड दिखाई नहीं दे रही है आपको, लेकिन लव अग्रवाल 16, साहिल 15, साहिल सिंगला जी आप एक बार चेक करो कि 15 क्यों है, क्योंकि बाकी बच्चे जो हैं सब 16 बोल रहे हैं। अगर आप कैसे भी काउंट कर रहे हैं तो पीछे से एक ये वाला काउंट होगा, दूसरा ये भी काउंट होगा, अगेन यहाँ पर ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, बाकी तो सिंपल है 16। साहिल गुड। पढ़ाने का फ़ायदा वो होता है ना, जब सारे बच्चे एक बिल्कुल जैसा बोल रहे हैं तो समझ में आता है कि चलो सही पढ़ाया आपको, मतलब समझ में आ गया बच्चों को। अल्टीमेटली एम ये होना चाहिए कि हाँ जी इनको आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। मैं रैंडमली कुछ ले लेता हूँ फिर कुछ क्वेश्चंस। हाँ इस क्वेश्चन सॉल्व करो। श्रेया आपके 15 कैसे आ रहे हैं?
सब बच्चों को तो 14 आ रहे हैं। मुबशरा, केसरिका, लव, साहिल, श्रेया, नहीं श्रेया के तो आपको 15 आ रहे हैं। यशवी, सौम्या, श्रुति। मोहम्मद दिलशाद 14। वेदांत 16। वाह। श्रुति वशिष्ठ 16। कहाँ गलती कर रहे हो भाई? यहाँ 14, 15, 16। चलो चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। 2, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? यहाँ से देखते हैं। 4, 5, 6, ये 7 ऊपर देखते हैं। 8, 9, 10 और ये देखेंगे तो इसके इधर की तरफ 11 गई होगी यहाँ पर, है ना? जैसे ये है 10, ऐसे इधर की तरफ 11 रहा होगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं। 12, नीचे से 13, इधर देखते हैं तो आपका एक तो सरफेस 14 और यहाँ पर चला गया 15 और यहाँ पर आएगा आपका इधर की तरफ 16। 5 and 7 नहीं, सेम क्यों होगा? अभी देखो ना, सेम कैसे होगा जब ये पता है कि यहाँ पर लाइन खींची हुई है। ये तो पूरा एल अलग बना हुआ है, ये टोटल, ये भी एल इस तरह से बना होगा इधर की तरफ। आर्किटेक्चर में कोई भी चीज़ लाइन का बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ हल्का सा। जब हम ऐसा मान लेते हैं कि आपने एक प्लान देखा, किसी आप 2 BHK अपार्टमेंट देखने के लिए गए और यहाँ पर आपके यहाँ से डोर की एंट्री हुई है, यहाँ पर कोई सामान पड़ा हुआ है, तो जब ये लाइन खींची हुई है ना, इसका मतलब पता क्या है कि यहाँ पर एक डिवीज़न है। अब क्या क्या होता है, हल्का सा हम लोग हल्की सी लाइन एक कैसे बना देते हैं। अगर आर्किटेक्चर ड्राइंग के अंदर हल्की सी भी लाइन है, इसका मतलब कुछ ना कुछ की वैल्यू होगी। अब अगर खाली लाइन, इसका मतलब हो सकता है कि लेवल डिफरेंस हो, कि थोड़ा सा स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, लेकिन होगा। तो अगर यहाँ पर ही लाइन की गई है, इसका मतलब ये वन सरफेस में काउंट होगी। दिस इज ऑल्सो वन सरफेस। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, इधर तो देखेंगे तो यहाँ पर एक काउंट होगा, बिकॉज ये एक से बिल्कुल मिली हुई है। सो दिस इज ओनली वन सरफेस, यहाँ पर आप मिला हुआ है सकते हैं। ठीक है, कितने आए थे वो उतना समझ गए होंगे कि 15, 16 जो भी थे देख लिया आपने। अब इन क्वेश्चंस को आप क्या सॉल्व करेंगे? ले लो यार इसका एक मार लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर और क्या बोलूँ मैं आपके लिए। ये है, इसको घर बैठे कर लेना। कुछ क्वेश्चन आपको नाटा में इस तरह से पूछे जाएंगे तो उनको देख लेना। जैसा क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ करा देता हूँ क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 को ट्राई करो सॉल्व करने की। फोर्टीन सिंपल है ना, सिंपल है ना मेरा। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ऐसे ही 5, 6, 7, 8, ऐसे 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। अब ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। इनको क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई करो सोल्व करने की। सिंपल काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन से पूछा नहीं जाएगा। और मतलब जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और जैसे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं उनको पूछा नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं नाटा में, तो इन्हों गलत मत करके आना, बहुत आसान होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगी। ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें क्या ही पूछो। ठीक है, चलो तो आज का आर्किटेक्चर वीडियो हम लोग यही ख़त्म करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हिडन सरफेसेस, वो हम लोग को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जीके देख लेते हैं थोड़ा सा।
जिससे कि जीके भी इम्प्रूव होती रहे हमारी। याद नहीं है मैंने क्वेश्चन कहाँ तक कर रहा हूँ, किसी को याद है? ये करा चुके थे हम लोग। चलो क्वेश्चन यहाँ से करते हैं। डे 12 तो नहीं होगा, दूर तक तो नहीं आए थे हम लोग। चलो देख लेंगे यार, बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन डे 12 कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एट प्रेजेंट हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्रेजेंट इन इंडिया, कि आज के टाइम में अपने भारत में कितनी यूनेस्को की टोटल साइट्स हैं? 35, 40, 37, 32। अगर क्वेश्चन आपके अच्छा, ये फिर भी ट्राई क्या करो, आपके हिसाब से क्या लगेगा इसमें? वैसे में क्या ही करोगे, आता होगा तो आता होगा, नहीं आता होगा तो नहीं आता होगा। यस मोहम्मद दिलशाद, यू आर करेक्ट। और सही आंसर क्या है इसका? 40। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अभी तक हमारे पूरे भारत में यूनेस्को की टोटल 40 साइट्स हैं। ठीक है, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसको अगली क्लास में देख लेंगे। डेली टारगेट्स हैं तो 12 डेट पढ़ लो, एक ही बात है। होता क्या है ना, क्लासेस वैसा होती हैं, डेली क्लासेस होती हैं, तो उसमें कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि क्या डिस्कस किया था क्या नहीं किया था। चलो खैर, आता है कि वेट ऑफ ए गुड ब्रिक इज़, आपका जो एक गुड ब्रिक है, देखो ब्रिक होती है कई सारी तरह की होती है, डिपेंड। एक होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक, एक होती है सेकंड क्लास ब्रिक, एक होती है सन ड्राइड ब्रिक, मतलब सूखी जो मिट्टी से बनती थी। मतलब ना आपने देखा होगा, अगर आप अब तो आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे विलेजेस भी जहाँ पर कच्ची मिट्टी घर होते हैं। उसमें क्या होता है, किल नहीं करते हैं, बस सन ड्राइड ब्रिक्स होती हैं, सूरज के गीली उनको फ्रेम बनाया और मोल्ड में बनाया, उसके बाद उसको रख दिया और ऑटोमेटिकली शेप परमानेंट उनकी हो जाती है। तो जो अच्छी ब्रिक होती है उसका माना जाता है कि 3.5 kgs का वेट होता है। अब अच्छी ब्रिक के बारे में आपसे नाटा वाले पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द गुड ब्रिक, लाइक दे कैन गिव यू 4-5 क्वालिटीज़ एंड दे कैन आस्क यू क्या होना चाहिए। सिंपल सी वाली बात है, जिसका वेट 3.5 kg हो, है ना। दूसरा क्या होगा, उसका जो कलर होना चाहिए वो एक थ्रू आउट सेम होना चाहिए। आपने कुछ ब्रिक देखी होंगी, ये वाला पार्ट बहुत डार्क हो जाएगा, ये लाइट हो जाएगा, ऐसी ब्रिक अच्छी नहीं होती हैं। क्यों? इसका मतलब क्या है कि यहाँ ज़्यादा जल गई, यहाँ से कम जली है। इसका जो कलर होना चाहिए वो रेड कलर का होना चाहिए, डार्क ब्राउन टाइप का भी चल जाएगा, लाइट ब्राउन उसमें हो जाएगा। जो उसकी एजेस होती हैं, ये जो एजेस होती हैं ये शार्प होनी चाहिए, मतलब इसमें टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शार्प एजेस होनी चाहिए। अपने इंडिया में तो खैर क्या ही मिलती हैं, बहुत ही कम क्वालिटी मिलती हैं, लेकिन अगर आप यूरोपियन सिटीज़ में जाकर देखेंगे ये रेड इज़ ब्राउन चलेगा बिल्कुल। ठीक है, जो ये पार्ट होता है ये पूछ सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय दिस पार्ट, ये तो पता है क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रोक। अच्छा लिखा होगा यहाँ पर, सो इट इज़ कॉल्ड एज द फ्रोक। ये कहाँ है यार, सो उसको बोला जाता है फ्रोक। इसका काम क्या होता है, जब आप इसके ऊपर एक ब्रिक रखते हैं तो बीच में सीमेंट भर जाता है, तो अल्टीमेटली फ्रिक्शन एक होता है, तो आपकी जो ब्रिक है, जो ब्रिक वॉल है वो रुकी हुई रहती है। ब्रिक की जो स्टैंडर्ड जो डायमेंशन हम लेकर चलते हैं वो लेकर चलते हैं 9 इंचेस बाई 4.5 इंचेस, है ना, मतलब 4.5 इंचेस बाई 3 इंचेस। ठीक है, 9 इंच बाई 4.5 इंच बाई 3 इंच। तो अगर आपके घर में जो भी वॉल है उसकी थिकनेस चेक करेंगे, या तो वो 9 इंच की वॉल होगी या 4.5 इंच की वॉल होगी, 3 इंच की तो नहीं होगी, ऑफकोर्स फ्लो काउंट नहीं होगा उसमें, बनाते नहीं 3 इंच का, क्योंकि बहुत ही कमज़ोर वॉल होती है, उसका यूज़ नहीं है। तो ये 4.5 इंच की होगी या 9 इंच की होगी। और ऐसा नहीं है कि इनकी होगी, हो सकता है जो अगली आएगी वो 13.5 की आएगी। ठीक है, इसको इंचज़ में याद कर लो, और अगर आप चाहते हो सेंटीमीटर mm में याद करना तो 30 mm बाई 105 mm बाई 75 mm। इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना चाहो तो 23 सेंटीमीटर बाई 11.5 सेंटीमीटर, और इसको 7.5 सेंटीमीटर, एक ही बात है। ठीक है, जब कहीं साइड पर काम चल रहा हो ना, अगर देखो कंस्ट्रक्शन वर्क हर जगह चल रहा होता है, और कभी टाइम मिले तो जाकर देखो काम कैसा करते हैं, ब्रिक को देखो कैसा काम है, क्या चीज़ है। ठीक है, आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज और याद कर, अभी तक ये नाटा में क्वेश्चन पूछा नहीं गया ब्रिक के ऊपर, तो हो सकता है पूछ लें आपसे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो ये लंबा वाला फेस होता है इसको बोलते हैं स्ट्रेचर, जो इसका ये वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग हेडर। दो बात याद कर लो। बाकी क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, बैट 1/3, 1
कभी करेंगे डिस्कस, कभी क्वेश्चन आया तो उसके ऊपर। ठीक है, चलो ये कौन सा क्वेश्चन है? विच स्टाइल डज छत्रपति शिवाजी महाराज जी टर्मिनस ऑफ मुंबई प्रोसेस? इसको पहला बोलते थे वीटी, विक्टोरिया टर्मिनस, और इसका नाम चेंज कर दिया गया है सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ठीक है, तो ये मुगल आर्किटेक्चर गॉथिक है, रोमस्क्यू है। यस, इट इज़ अ गॉथिक आर्किटेक्चर में बना हुआ है, और ये बिल्डिंग न्यूज़ में थी, मैंने शायद कहीं डिस्कस किया था। एक्चुअली कोई ब्रिटिश ओरिजिन का था या फिर अमेरिकन ओरिजिन का था, उसने एक ट्वीट कर दिया और उसने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की फ़ोटो डाली। उसने बोला कि ऐसी बिल्डिंग ब्रिटेन ही बना सकता था। मतलब उसने एक तरह से इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया कि इंडिपेंडेंस के बाद ऐसी बिल्डिंग हमने बनाई ही नहीं है। तो ऑफकोर्स ये गलत है, उसको पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में कि क्या कुछ बन रहा है, क्या चीज़ नहीं है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जब वो अपने कॉलेज में थे ना, तो उनकी मतलब जब अपने कॉलेज की टाइम पीरियड उन्होंने स्टडी की होगी, तो 1970s का टाइम देखा होगा या 80s का टाइम देखा होगा। तब इंडिया डेवलप हो रहा था, इतना हमारे पास पैसे नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उनका माइंडसेट आज भी ऐसा ही है कि इंडियंस मतलब इस तरह के लोग, इस तरह के होते हैं, पुअर या फिर कुछ वो नहीं है, तो चेंज करना नहीं चाहते हैं। अब आप 70-80 ईयर्स के बूढ़े से बोलेंगे कि देखो आज क्या है, तो नहीं हम उम्मीद कर सकते हैं उनसे। ठीक है, तो ये CST जो था ये न्यूज़ में था, तो मे भी इसको थोड़ा सा पढ़ लेना इनके बारे में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस क्या है, उसकी बिल्डिंग को हो सकता है आपसे इमेज पूछ ली जाए और मैच दी फॉलोइंग करा लिया जाए। ठीक है, CST एंड CSMT ऑल्सो देयर। हाँ होगा, मुझे पता नहीं CSMT CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तो मुझे पता है। मैं मुंबई ज़्यादा नहीं गया हूँ, 3-4 बार गया हूँ, लेकिन जब भी गया हूँ CST रुका हूँ, या फिर क्या नाम है उसका, दादर में भी एक बार हम लोग गए थे, जब काफ़ी टाइम हो गया। तो लेकिन जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनको याद रखना है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया बिकॉज दिस बिल्डिंग वाज इन न्यूज़, मैं पढ़ रहा था उनके ऊपर आर्टिकल, तो शायद पूछ लें। अब करंट अफेयर इतना बड़ा वास्ट टॉपिक होता है, या तो आप डेली के 3-4 घंटे लगाओ, 2 घंटे तो लगाओ अपने न्यूज़पेपर पढ़ने में, या फिर ये होता है कि जो भी न्यूज़ में है उनको आप पढ़ते चले जाओ। ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑफ सेंट सोफी इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर है सेंट सोफी? इट इज़ इन इस्तानबुल। इस्तानबुल को ही कॉन्स्टेंटिनोपल बोला जाता था, और उसको बाइजेंटेनियम, उससे पहले बाइजेंटेनियम बोला जाता था, फिर उसने नाम चेंज कर दिया। वहाँ के एक राजा हुआ करते थे रोम के, और उसने अपना एम्पायर शिफ्ट किया, रोम से कैपिटल बनाई बाइजेंटेनियम, एक सिटी था, इस्तानबुल को बोलते थे, उसने उसका नाम चेंज कर दिया कॉन्स्टेंटिनोपल। उसके बाद इसका अल्टीमेटली नाम रखा गया इस्तानबुल। ये लास्ट ईयर नाटा में पूछा गया था कि विच सिटी इज़ लोकेटेड बिटवीन 2 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं पहला अटैम्प्ट या सेकंड या तीसरे कौन से में आया था, पर क्वेश्चन आया था। तो इस्तानबुल एक ऐसा है, यहाँ पर एक इस्तानबुल है, तो इस्तानबुल सिटी ये है। सो इट इज़ यूरोप एंड दिस इज़ एशिया। तो ऐसा कौन सा शहर है जो 2 कॉन्टिनेंट के बीच में बसा हुआ है? सो इट इज़ द इस्तानबुल। इस्तानबुल थोड़ा सा न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर आप देखा होगा कि आपने टर्की में अर्थक्वेक आए थे, तो पता होना चाहिए। अच्छा, इस्तानबुल इज़ नॉट अ कैपिटल ऑफ टर्की। लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है इस्तानबुल कैपिटल है, नहीं। इस्तानबुल से कंपेयर कर सकते हैं मुंबई को, तो मुंबई एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है इंडिया के लिए, इकोनॉमिक कैपिटल बोला जाता है, लेकिन मुंबई इज़ नॉट अ कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज़ अ कैपिटल। सो अंकारा जो है कैपिटल है इस्तानबुल की, इट इज़ नॉट दिस, टर्की की कैपिटल है अंकारा, इस्तानबुल नहीं है, तो याद रखना इस चीज़ के लिए। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो 2 कॉन्टिनेंट के बीच में बसा हुआ, तो अगेन इट इज़ टर्की। टर्की या टर्की है, नाम चेंज कर दिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल जो था, इसकी वही है ना, पहले जो था बाइजेंटेनियम था, बाइजेंटेनियम, फिर उसका नाम चेंज कर दिया गया, कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया गया, अल्टीमेटली इस्तानबुल है इसका। काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी। रोमन्स का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। द पर्पज ऑफ द बिल्डिंग कोड इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स, चूज द राइट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब क्या चीज़ है कि बिल्डिंग कोड होता है NBC, याद रखो NBC की फुल फॉर्म नेशनल बिल्डिंग कोड। नेशनल बिल्डिंग कोड मतलब क्या है? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? एक चलता है, याद रखो, उसको भी पढ़ लो, उसको भी। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जब आपका इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट हो जाए। इसका सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक जज हैं किसी केस में और आपके कोई रिलेटिव एक पार्टी हैं, तो यहाँ पर आपको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा।
मतलब आपको न्यूट्रल होना है, लेकिन आप नहीं हो सकते बिकॉज आपके रिलेटिव है, फैमिली है, कुछ भी हो सकता है। सेम चीज़ होती है एक बिल्डर है, तो बिल्डर के लिए भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या आता है कि अगर वो वेलफेयर ऑफ सिटीजन देखता है तो उसको इतना प्रॉफिट नहीं होगा, और अगर वो वेलफेयर नहीं देखता है और सिर्फ प्रॉफिट देखेगा तो सिटीजन्स का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। तो इन दैट केस टू मेंटेन और टू प्रोवाइड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स, जो लोग वहाँ रहने वाले हैं, तो जितने भी गवर्नमेंट होती हैं वो एक रूल बनाती हैं, जैसे हर एक चीज़ का रूल होता है, उसको बोला जाता है बिल्डिंग कोड। तो इंडिया की जो बिल्डिंग कोड है उसका नाम है NBC, नेशनल बिल्डिंग कोड 2016। पहली बार आया था 1970। तो ये 3-4 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी कोड अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है NBC के ऊपर भी, तो चांसेस हैं कि पूछे जा सकता है। और नहीं भी पढ़ोगे और नहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको यही सब पढ़ना है कॉलेज में। तो ठीक है, काम क्या होता है NBC का, नेशनल बिल्डिंग कोड का। मान ले अभी तो हम लोग एक आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या फिर आने वाले हैं, तो हमें जानकारी है क्या होता है, लेकिन अब सोच कर देखो एक नॉर्मल फैमिली, उसको पता ही नहीं है, और एक बिल्डर या डेवलपर या आर्किटेक्ट उसको बेवकूफ़ बना के ऐसा चीज़ पकड़ा दे या ऐसा घर बना दे जो उसके लिए सही ना हो, तो उसको उनके जो राइट्स हैं उसको इंटरेस्ट कौन प्रोटेक्ट करता है? गवर्नमेंट का काम होता है कि उसमें। इसलिए अगर आप BR की डिग्री कर लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्डिंग बना सकते हैं, नहीं, बिल्डिंग बनाने के लिए आपको COA से लाइसेंस लेना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी ज़रूरी है, जब तक COA का लाइसेंस नहीं होगा तो यू कैन नॉट मेक द बिल्डिंग्स। ऐसा मान लीजिए डॉक्टर है कोई, उस पर लाइसेंस नहीं है, तो डॉक्टर करने वाला ये नहीं कि ऑपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो यू नीड ए लाइसेंस फॉर इट। ऐसे ही बिल्डिंग बनाने के लिए यू नीड ए लाइसेंस। लाइसेंस कब मिलेगा? COA से अप्लाई करेंगे, उसका चार्ज पे करेंगे, और आपके जो डिग्री है वो तब काउंट होगी, तब वो आपको इशू करेंगे। तो कई सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और है कि अभी आर्किटेक्ट्स एक्ट आया था एक, मैंने आपको से बताया भी था इसके बारे में। आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 आया था, इसके 50 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, गोल्डन जुबली हो रही है इसको, तो इस एक्ट को भी याद रखना, ठीक है। COA ने भी कुछ इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया था, तो हाई चांसेस हैं कि पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। इवन जो COA बना हुआ है इसी एक्ट के थ्रू बना हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका एक्ट की वैल्यू कितनी है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, पर्पस ऑफ द बिल्डिंग कोड इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन। ये तो पहले से क्वेश्चन बता दिया गया। चूज द राइट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या करना है? पब्लिक वेलफेयर, एस्थेटिक क्वालिटी, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, कन्वीनियंस, अफोर्डेबिलिटी। यार ये S नहीं है, जो है S जो है ना, ये नीचे है, S फॉर सेफ्टी। अरे ये ना PQRSTU, ये ऐसे तो चला गया। हाँ, जब हम ये बुक को कंपाइल कर रहे थे तो इतना टाइम लगा इस बुक को बनाने में कि बिल्कुल सीधी होनी चाहिए लाइंस, बिल्कुल क्वेश्चन गलत ना हो या कुछ ना हो, ऑप्शंस गलत ना हो। फिर मैंने अपनी जो क्लास होती हैं उन बच्चों से डिस्कस किया, सो दैट कि कुछ गलत होगा तो हाँ दिख जाएंगे, उसके बाद भी कुछ ना कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं, इसलिए वी नीड टू रिवाइज दी एडिशंस। क्यों? तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि कोई बिल्डिंग ये थोड़ा ना कहती है कि देखने में बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ऑप्शन जो D है वो चला गया। कोई भी बिल्डिंग का, कहाँ गया, हैंग क्यों हो रहा है मेरा जैकेट? देखो, कब सोच कर देखो, अगर आप एक COA के प्रेसिडेंट हैं, या फिर मान लीजिए जब ये तो खैर प्रेसिडेंट आप क्या ही करेंगे इसमें, ये तो लेजिस्लेचर करती है, हमारे जो MP होते हैं वो एक्ट पास करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपको एक ऐसा एक्ट बनाना है, तो आपको क्या मैटर करेगा? क्या एस्थेटिक क्वालिटी मेंटेन करेगी कि ऐसा बनना चाहिए बिल्डिंग देखने में सुंदर हो, चाहे अंदर कुछ भी होता रहे, आग लग जाए, टूट जाए, बिखर जाए, लोगों के लिए प्रॉब्लम हो। एक चलता है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, पढ़ना इसके बारे में। ये एक तरह का सिंड्रोम होता है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप कुछ बिल्डिंग में जाते हैं, उस बिल्डिंग में जाने के बाद आपको अनकंफर्टेबिलिटी होती है, आपका कंसंट्रेशन नहीं होता, आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पर अच्छा नहीं है, कुछ होता है कभी कभी किसी बिल्डिंग में जाके। तो अगर ऐसी बिल्डिंग में ऐसा फील होता है आपको, इसका मतलब क्या है कि दिस बिल्डिंग इज़ हैविंग सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। तो ये भी याद कर लो उसके पीछे। तो सिंपल है कि हम कोई भी ऐसी बिल्डिंग, गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं रूल बनाएगी कि बिल्डिंग देखने में अच्छी हो, एस्थेटिक का मतलब देखने में कैसे लग रही है। तो क्यों तो हटा दो, क्यों निकल गया।
फिर होगा कि पब्लिक का जो है जनरल वेलफेयर, तो हाँ वो तो ज़रूरी है ही, तो पी कॉमन है, ये तो क्लियर है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ, ये भी ज़रूरी है कि प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ, सेफ्टी भी ज़रूरी है और अफोर्डेबिलिटी भी ज़रूरी है। कन्वीनियंस का ऐसा कुछ है नहीं कि कन्वीनियंस का मतलब कि वहाँ जाने वाने के लिए कुछ हो, नहीं। सो द राइट ऑप्शन विल बी PRSU, ऑप्शन नंबर 1 है PRST। एक सेकेंड, एक सेकेंड, PRS, तो P हो गया, R हो गया, S हो गया। अफोर्डेबिलिटी नहीं है, सही कह रहे हैं, तो अफोर्डेबिलिटी इज़ नॉट द राइट ऑप्शन, क्योंकि जो NBC है, नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 में ऐसा कोई भी नहीं बोला गया है कि जो किसी भी अपार्टमेंट, किसी भी बिल्डिंग के पैसे कम होने चाहिए। ये अलग हो सकती है, LIG की स्कीम हो सकती है, MIG स्कीम हो सकती है, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप हो सकती है। सो आई एम सॉरी फॉर इट, बट द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B। तो ये क्या है, अफोर्डेबिलिटी के बारे में बात नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये PDF आपको मिल जाएगी, मतलब NBC की PDF आपको मिल जाएगी, सर्च करना NBC 2016 मिल जाएगी। चलो, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इन GK, द टर्म बैलुस्टर्स इज रिलेटेड विद, मतलब बैलुस्टर्स होते हैं इस तरह के, तो क्यों बनाए जाते हैं? वो इसलिए होते हैं कि भाई गिर ना जाए कोई आदमी, है ना, देखने में सुंदर हो, दो हो सकते हैं। मैंने फोटोग्राफ डाल दी है, तो फोटोग्राफ डालने के बाद तो काफ़ी ईजी हो गया होगा। नाटा में याद रखना, तैयारी करने का, देखो मैं हमेशा ये बात करता हूँ, स्टडी इन डिटेल्स। नाटा में अगर आपका स्कोर करना है 100 के आसपास, तो इतना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप कर ही लेंगे, क्योंकि 40 नंबर तो आपको वैसे ही बजाएंगे नो नेगेटिव मार्किंग से। थोड़ी मेहनत करोगे हो जाएगा। लेकिन अगर आपको टारगेट है ना अच्छा स्कोर करना है, तो आपको डिटेल में जानी पड़ेगी, मेहनत करो। और मेहनत करने के लिए ये सब चीज़ें टर्मोलॉजीज के बिना आप नहीं कर पाएंगे। नाटा एक अच्छा पेपर बनाता है, और नाटा का जो सिलेबस, आप ऐसा मान के चलो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का ही सिलेबस है। तो अगर आपको इमेज दे दी जाए और पूछ ले जाए कि क्या है ये, तो पता ही नहीं होगा, टर्मोलॉजीज की जानकारी नहीं होगी, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? तो द राइट आंसर इज रेलिंग एंड स्टेयरकेस। कहीं पर यूज़ की जाती है, देखा होगा आपने, इस तरह की स्टेयरकेस होती है, तो ये लगाई जाती है, इसको बोलते हैं हैंड रेल, जहाँ पर हाथ रख के चलते हैं, इस तरह से हाथ रख के चलते हैं। तो यहाँ पर अगर ये होता है, इसको बोलते हैं बैलुस्टर्स। यहाँ पर डिज़ाइन वाली चीज़ें बना दी जाती हैं। पैरापेट वॉल बनाई जा सकती है, जैसे यहाँ पर है कि कोई भी आदमी गिर ना जाए, बैल्कनी में यूज़ की जा सकती है पैरापेट वॉल। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं मैथमेटिक एप्टीट्यूड के ऊपर। कहाँ से स्टार्ट करें? कहाँ से करे थे हम लोगों ने? चलो रैंडमली कर लेते हैं ना। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये वाला क्वेश्चन 40 करते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम द 40। अ किड मेड अ बिग क्यूब बाय जॉइनिंग 64 रेड स्मॉलर क्यूब। उसने क्या करा, 64 डाइस, समझ लीजिए डाइस टाइप के होते हैं, क्यूब्स हैं। उसने क्या करा, एक उनको 64 का अरेंज किया कि वो एक बड़ा क्यूब बन गया। ही देन पेंटेड फेसेस ऑफ द बिग क्यूब इन ए येलो कलर। फिर उसने क्या करा, जो बड़े बड़े फेसेस बने उसके, उसने येलो कलर डाल दिया, एक्सेप्ट वन फेसेस, और एक फेस उसने छोड़ दिया। ये क्वेश्चन आपको वैसे भी इजी लग रहा होगा अब आपके लिए समझने में। मतलब क्वेश्चन किस तरह का है, ऐसा क्वेश्चन है ये। ऐसा मान लीजिए कि एक क्यूब था आपके पास, और ऐसे बनेंगे इस तरीके से। नहीं, ऐसे। तो यहाँ पर कितने आएंगे, 16 यहाँ पर आएंगे अल्टीमेटली। चलो कोई बात नहीं, 26 चले जाएंगे, इतना ही मैथमेटिक के उसमें क्या है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो उसके पास कितने थे टोटल, 64 थे। तो 64 के उसने ऐसे क्यूब बनाए। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्यूब देखें, टोटल कितने थे, 64 क्यूब्स थे, लाल रंग के थे। उसके बाद ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसने क्या करा, पेंट कर दिया, येलो पेंट कर दिया उसने, यहाँ पर पेंट कर दिया, यहाँ पर पेंट कर दिया, यहाँ पर, और चारों साइड, पांचों, टोटल कितनी सरफेसेस, 6, 1 2 3 4, ऊपर नीचे 6। तो 6 में से 5 फेसेस पे उसने येलो कलर कर दिया। ये तो कहना चाह रहा है, ही देन पेंटेड फेसेस ऑफ द बिग क्यूब इन येलो कलर एक्सेप्ट 1, मतलब 6 में से उसने 5 पे कर दिया, 1 रहने दिया।
हिज टीचर केम एंड डिसमेंटल ऑल द क्यूब्स, और वो टीचर आया, उसने सबको हिला उला फेंक दिए। एंड आस्क हिम टू काउंट द नंबर ऑफ द क्यूब्स, और उससे पूछा गया उन क्यूब्स को काउंट करो हुज टू फेसेस आर येलो, कि जिसमें से 2 फेसेस उसके येलो हों। सो इफ द किड आंसवर्ड करेक्टली देन हाउ मैनी क्यूब्स डिड ही काउंट? क्वेश्चन समझ में आया ना आप लोगों को? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? सिंपल क्यूब है, टोटल कितने हो? 64 क्यूब हो गया ये। ऐसा मान लेते हैं कि जो इसने जो ये वाला है, मतलब ये साइड वाला इसने पेंट नहीं किया, बाकी उसने इधर पेंट कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया और नीचे से भी कर दिया। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। मैं कलर कर भी सकता हूँ क्या येलो? थोड़ा सा करके दिखाता हूँ आप लोगों के लिए। रेड से उन्होंने येलो यहाँ पर इस पर कर दिया है, सब जगह येलो हो चुका है इस पर। पहले अच्छा लग रहा था येलो के बिना, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया। तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि अच्छा पहले अपने 12 बोले, 20 बोले, फिर 16 बोले, फिर 4 बोले। चलो देखते हैं क्वेश्चन समझो क्या है। तो उसने क्या बोला कि इसने पेंट कर दिया, तो हमें कैसे ऐसे कौन से क्यूब्स चाहिए जो सिर्फ जिनकी 2 फेस पेंट हो चुका हो। तो ये तो बात क्लियर है कि एक तो हमारा ये हो सकता है दिस वन, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये भी पेंट हो चुका है, तो एक क्यूब ये हो जाएगा। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, एक क्यूब ये हो जाएगा क्योंकि ये वाला सरफेस है, ये वाला है, दोनों येलो में हो चुके हैं। ये काउंट करते हैं, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मानोगे? अच्छा ये वाले काउंट होंगे, ये थर्ड वन नहीं, ये काउंट नहीं हो। क्यों? यहाँ पर 1 2 3 जगह काउंट हो रहा है, ये हमारा काउंट नहीं होगा। ऐसे ही हमारा 3 4 5 6 7 8, तो हमारे ये तो क्यों हमारे काउंट होगी, 8 क्यों हमारे इस तरह से पता चला। ऐसे इधर देखते हैं, ये काउंट होगा 9 10 होगा बिल्कुल, ऐसे ही 11 12 इधर भी काउंट हो जाएगा। ये काउंट होगा क्या? नहीं, ये काउंट नहीं होगा। फिर यहाँ देखते हैं 13 14, ऐसे ही इधर तरफ 15 16 आ जाएंगे, 15 16 यहाँ पर आ जाएंगे, चलेगा। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, 16 तो क्लियर है, लेकिन आपको पता है कि जो ये वाली जो वॉल है, जो ये वाला है, इसके ऊपर पेंट नहीं हुआ है, पर यहाँ तो हुआ है, तो ये वाला भी काउंट होगा। 17 18 19 और उसके नीचे वाला का 20। क्लियर हुआ कैसे 20 कैसे आए हैं ये? सो द राइट आंसर विल बी 20। जिन बच्चों ने 20 बोला था, 11 ने पहले 20 बोला, फिर उसने 16 कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। क्लियर हुआ कैसा है? थोड़ा एप्टीट्यूड है, मतलब मुझे थोड़ा सा समझेंगे तो हो जाएगा। 2 बार समझाने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर नहीं आया समझा कोई बात नहीं, यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल हो जाएगी आज या कल में। आज तो खैर क्या ही होगी, सेव करने टाइम लग जाएगा। मैं कल इसको अपलोड कर दूंगा, तो कल में जाकर देख लेना, कुछ होगा तो दोबारा मिलेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना 2, क्योंकि इसने ये वाली वॉल पर उसने नहीं करा है, तो उसका मतलब क्या है कि ये वाले काउंट हो जाएंगे यहाँ पर इस बार, लेकिन ये वाला काउंट नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। हाँ, ये क्वेश्चन तो खैर क्या ही है, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन है। करोगे इस क्वेश्चन को। इफ a minus b is 6 more than x plus y and a plus b is 3 less than x minus y, then which of the following is definitely true? definitely true बोल रहा है कि ऐसा तो होगा ही होगा। कैसा करेंगे आप इस क्वेश्चन को? x minus y का डिफिकल्ट नहीं है, करोगे तो आराम से हो जाएगा।
अच्छा, चलो देखते हैं इसको क्या क्वेश्चन में। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको तो वो सिंपल है, जो लाइन में लिखा हो ना उसको आप लिख लो इक्वेशन फॉर्मेट में। ए इज़ ग्रेटर देन बी या फिर बी इज़ लेस देन एक्स। देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए आप बोल रहे हैं, श्रुति भी बोल रही है ऑप्शन नंबर ए है, वेदांत भी आप बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए है। चेक कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि a माइनस बी 6 मोर देन एक्स प्लस वाई, मतलब a माइनस बी कितना है। अगर मैं x प्लस वाई में 6 ऐड करता हूँ तो ये तो कहना चाह रहा है ए बी क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6। चलेगा। अब ये बोल रहा है कि a प्लस बी अगर हम दोनों को ऐड करते हैं वो कितना है, x माइनस वाई माइनस इज 3 लेस देन एक्स माइनस वाई, तो मतलब x माइनस वाई माइनस 3। ये इक्वेशन हमारी बन का है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस ये हट जाएगा तो 2a हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से y अलग हट जाएंगे तो 2a इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये तो आया, सिंपल है। हम एक काम करते हैं, 2 को इधर ले लेते हैं तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। a माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/2 1.5। ये आ गया आपका। तो a का मतलब कितना हुआ 1.5 प्लस एक्स। तो ये क्या निकल गया है कि a जो है वो x से बड़ा है। हाँ तभी तो भाई, जब आप बोल रहे हैं कि आप हैं, आपका भाई x है, आप ये हैं, आप ये बोल रहे हैं कि मैं अपने भाई से 1.5 रुपया ज़्यादा मेरे पास है, इसका मतलब क्या है, आपका भाई के पास पैसे कम हैं। या आप बोल सकते हैं कि मेरे भाई की जो एज है से कि एज से मैं 1.5 साल बड़ा हूँ, 1.5 एल्डर हूँ, इसका मतलब क्या, आपका भाई जो छोटा होगा। ये तो आया। तो a इज़ ग्रेटर देन x, क्योंकि उसमें ऐड करने के बाद आ रहा है ना कुछ। है ना, सिंपल है। क्वेश्चन मैंने बताया था ना, देखो जो अगर आप नाटक का सिलेबस देखोगे उसके अंदर आपको मैथमेटिक की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही है, डेली की प्रैक्टिस करते रहो और समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ खोने के लिए वैसे भी नहीं है। लेकिन आप क्वेश्चन को डरने की क्या होता है, मैंने देखा बच्चे मैथमेटिक्स को देख कर डर जाते हैं, सर कैसा होगा क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, मैथमेटिक के एक्चुअली है भी नहीं है। अब मैथमेटिक होती है कि डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो समझ में आता है उसको करने का। तो मैं ट्राई करता हूँ क्वेश्चन डिफरेंट वैसे लेकर आऊँ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जिससे कि आपको आइडिया लग सके। अभी देखने में क्या लग रहा है कि अब मेरे तरीका भी नहीं है कि मैं फॉर्मुलेस दूँ। मैं फॉर्मुलेस मुझे आते भी नहीं है ना, मुझे आप मुझसे पूछोगे तो वैसे भी नहीं आते मुझे। तो यार जेई पेपर 2 के लिए ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 38 को लग रहा है डिफिकल्ट, करोगे तो बहुत ही आसान है, बड़ा लग रहा है। जेई पेपर 2 के लिए देखो, आपने पीसीएम की कोचिंग लगाई होगी तो आप उसी से करो। मैं मैथमेटिक्स का टीचर नहीं हूँ तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे जो मैंने कुछ टॉपिक अपने टीम से बोला था कि आप उनको स्टडी करो, तो पिछले 7 साल के जो पेपर हैं उनको स्टडी की गई। उसमें बताया गया इन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक को अच्छा मजबूत कर लो। आपका टारगेट इतना भी ना हो कि 100 में से 100 नंबर नहीं लेकर आने मुझे, तो इतना होना चाहिए कि यार 30-40 नंबर तो आपके आ ही जाएँ मैथमेटिक्स में। जितने नंबर आपके मैथमेटिक्स में आएंगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा अच्छा स्कोर करना, विदाउट डूइंग एवरेज मार्क्स इन, विदाउट लाइक इफ़ यू आर इग्नोरिंग द मैथमेटिक्स पार्ट देन यू शुड इग्नोर द एसपीआई डेली और ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो। तो आपके 30-40 नंबर आपके मैथमेटिक्स में आ जाने चाहिए। उसके लिए कुछ 5-6 टॉपिक्स हैं, उनको आप अच्छा मजबूत करके जाइए। मैंने अपने मेरे जो कज़न है वो भी जेई का एग्ज़ाम दे रहा है इस बार पेपर 2 का,
तो उसने कुछ कोर्सेज लिए हुए हैं, अब उनको तो नहीं आपको शेयर कर सकता है ना, ये गलत चीज़ें हैं। लेकिन मैंने उससे बात की थी कि आप मुझे बताइए कुछ पब्लिक के लिए कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उसने कुछ चैनल्स दिए थे मुझे, और चैनल से मैं उसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, एक बार उनको देख लो, पब्लिकली अवेलेबल है। तो मैं लाइक आई डोंट हैव एनी कोलैबोरेशन विद एनीवन, तो मुझे पता नहीं है कि खुद चेक कर लेना क्वालिटी क्या। मैंने अपने भाई से पूछा तो उसने मुझे बताया भैया ये रिसोर्सेज हैं जहाँ बच्चे आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है, तो मैं उन रिसोर्सेज को मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ कि कैसा पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी तो सही है। जब मैं अपने कॉलेज से पहले की बात है, तो मुझे मैथमेटिक्स बड़ा अच्छा लगता था, और मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स ही मुझे आता था, केमिस्ट्री फिजिक्स आता नहीं था, तो थोड़ा सा वही है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि टॉपिक से ज़्यादा ज़रूरी पता क्या होता है, सब्जेक्ट से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि टीचर कैसे हैं आपके। एक टीचर है वो एक ही टॉपिक को इतना सही तरीके से समझा देते हैं कि आपको समझ में जाता है, एक टीचर उसी टॉपिक को इतना बोर करके समझाते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है। तो सबसे बड़ी चीज़ वही लगती है कि इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द टीचर कि वो आपको किस टॉपिक किस तरह से पढ़ा रहे हैं। सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन टीचर सही गाइड नहीं कर पाते हैं, इस वजह से बच्चे थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है मैं मैथ में वीक हूँ, ऐसा कोई टॉपिक बना ही नहीं है, पढ़ोगे हो जाता है। नाटक के लिए बस नेट पर चेक करो मैथमेटिक एप्टीट्यूड क्वेश्चन, तो बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगी, तो वहाँ से करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ये क्वेश्चन कर रहे हो आप, नहीं कर रहे हो 38 को? देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या बोला है, हाँ ट्राई कर रहे हो, करो चलो। तो ऐसे क्वेश्चन बोला गया है कि 30% 20% ये देख के लगते हैं, लेकिन इसका सिंपल तरीका होता है वैन डायग्राम्स आप बना लो। वैन डायग्राम आपने पढ़ा होगा, तो बहुत सिंपल है, 9th-10th क्लास में बहुत पढ़े थे हम लोगों ने। देखो इसमें क्या बोल रहा है, पढ़ो। ये बोल रहा है कि एक सोसाइटी है जिसमें 30% जो लोग हैं वो काऊ मिल्क लेना पसंद करते हैं, 20% लोग ऐसे हैं जो फुल क्रीम पसंद करते हैं, और 10% लोग ऐसे हैं जो टोन मिल्क पसंद करते हैं। इसका मतलब क्या है, ओनली बात कर रहा है, ओनली जिनको सिर्फ टोन मिल्क ही पीना है, जिनको सिर्फ फुल क्रीम ही पीना है, और कुछ को काऊ मिल्क ही पीना है। आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वैन डायग्राम या तो इससे सॉल्व हो जाएंगे, या फिर आपके सॉल्व हो जाएंगे 3 से, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं बनाते। मतलब या 2 से 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, 2 तरह के लोग होंगे, उससे हो जाएंगे, या फिर मैक्सिमम 3 तरह के होंगे। जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 तरह के लोग मिल रहे हैं। जैसे मैं बनाता हूँ आपके लिए, एक ये है, एक ये है, और एक ऐसा कुछ है। सिंपल है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, यही है। अब उनके फॉर्मूले लगाओगे, ये करोगे, तो फॉर्मूले याद करते रह जाओगे, तो फिर कहाँ ऐसा काम चलेगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक सोसाइटी है, इसको मान लेते हैं कि ऐसे लोग हैं जो ये काऊ मिल्क ही लेते हैं, सिर्फ काऊ मिल्क ही पीते हैं, ऐसा मान लेते हैं। ये जो है ये इसको मान लेते हैं ओनली फुल क्रीम, ये फुल क्रीम वालों का है। और जो ये हैं ये क्या है, ये टोन है, मतलब क्रीम निकाली जाती है, टोन मिल्क। सिंपल है। तो ये बोल रहा है कि 30% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ काऊ मिल्क पीते हैं। काऊ मिल्क जो ये वाला है, ये जो पार्ट है, ये क्या है, इसका मतलब है कि सिर्फ काऊ मिल्क ही पीते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि 30% लोग जो हैं काऊ मिल्क वाले आ गए, फिर 20% जो लोग हैं फुल क्रीम वाले आ गए, तो 20% आपके फुल क्रीम वाले आ गए, 10% जो लोग हैं वो टोन मिल्क वाले आ गए, 10% आपके टोन मिल्क आ गए। क्लियर है? 20% पीपल लाइक बोथ द फुल क्रीम एंड अच्छा 20% क्या है, फुल क्रीम और काऊ मिल्क। फुल क्रीम ये है, काऊ मिल्क है, ये काऊ मिल्क, इन दोनों के 20% आएगा। और 20% के लिए हम 20% यहाँ लिखें, यहाँ लिखें। कोई ऐसा भी है कि जो तीनों पीते हो 15% लाइक बोथ द टोन एंड फुल क्रीम। अच्छा ये ना, जो 5% लोग ऐसे हैं जो तीनों तरह का मिल्क पी लेते हैं, इसका मतलब क्या है 5% आपका यहाँ पर आ जाएगा। सो वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ 5 हेयर। 5 ऐसे हैं जो कॉमन है, उनको कोई से भी मिल जाए वो पी लेंगे। तो अब आ जाओ वापस क्वेश्चन पर। 20% पीपल लाइक बोथ फुल क्रीम एंड काऊ मिल्क। फुल क्रीम ये रहा और काऊ मिल्क ये रहा। 20%, तो कॉमन क्या हुआ इन दोनों का 20 में से 5 ऐसे लोग हैं जो तीनों पी लेते हैं, तो 15 आपका यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? इन दोनों का सम आना चाहिए 20, लेकिन 20 में ऐसे भी तो होंगे जो 2 पीते हैं और तीनों तरह का मिल्क पी लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 15 + 5 दैट इज 20, इस तरह से आ गया। 5 ऑलरेडी दिया गया है। अब ऐसे ही 20 पीपल लाइक बोथ फुल क्रीम एंड काऊ मिल्क, 15% पीपल लाइक बोथ टोन मिल्क एंड काऊ मिल्क। तो टोन मिल्क एंड काऊ मिल्क ये है
15%, तो 5 यहाँ आ चुका है, 10% आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर आता है फुल क्रीम एंड टोन मिल्क, और 10% जो लोग हैं जो फुल क्रीम पसंद करते हैं और टोन मिल्क पसंद करते हैं, ये कितना जाएगा 10%, तो 5% आपका यहाँ पर आएगा। क्यों? 5% ऑलरेडी दिया गया, तो सिंपल है भाई, अब क्या बचा इसमें। तो ये क्या कहना चाह रहा है, निकालना क्या है फिर हमें, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन द सोसाइटी। सोसाइटी कैसे निकलेगी, 3,000 पीपल डोंट लाइक द मिल्क एट ऑल। अच्छा ओके, तो ये वेन डायग्राम आपका ये वाला बनेगा, इनको ऐड कर लो, और जो बचे होंगे जितनी परसेंटेज, लेट से कि 90% आया, तो 10% आपका ये आ जाएगा। कितना आएगा देख लो, कितना आएगा, 30 + 20 50 + 10 60 + 10 70 + 10 80 + 15 95। तो मतलब क्या है कि 95, एक सोसाइटी के अंदर 95% जो लोग हैं वो किसी ना किसी तरह का मिल्क इनटेक करते हैं। तो कितने लोग ऐसे हुए जो इनटेक नहीं करते हैं, 5%। तो 5% कितना है, 3,000 है किसी का, तो निकाल लो 95% कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना आ जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया अभी आपको, कि किसी भी सोसाइटी का 5% 3,000 है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ सोसाइटी एक्स है, उसका 5% कितना हुआ, तो ये है, ये क्वेश्चन बनेगी आपकी। यहाँ तो क्लियर हो गया, इसको मैं नहीं अब हटा देता हूँ मैं। ये कहना चाह रहा है कि लेट्स से कि दी सोसाइटी की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, एक्स थी। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स का जो 5% है, जो हैं जो मिल्क, किसी भी तरह का मिल्क नहीं पीते हैं, वो 3,000 हैं, है ना। तो एक्स कितना हुआ टोटल, 3,000 गुणा 100 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 600, उसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 10⁴, 1 2 3 4 हो तो गया है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 37, इसको आप करके आना, एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। ये भी ऐसे, ये सम स्क्वायर से है, कर लेंगे आप इसको। इसमें क्या करना है, 2 नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर, ये नंबर बोल रहा है कि 2 नंबर हैं एक्स एंड वाई ले लीजिए, इनका जो इसका स्क्वायर कर दो प्लस क्यूब कर दो, नंबर आ जाएगा। स्मॉलर जो नंबर है, लेट्स से कि एक्स छोटा नंबर था, लेस देन द स्क्वायर नंबर, मतलब उसको वैल्यू पुट कर चले जाओगे तो आपकी क्वेश्चन बन जाएगी। नहीं होगा तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बता देना, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। एक क्वेश्चन आपके लिए वो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इस तरह के बता भी चुका हूँ, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं नाटा में। तो क्वेश्चन नंबर 36 लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ट्राई करो सॉल्व करने की, उसके बाद फिर हम विदा लेते हैं। सेकेंड आप सॉल्व करो, मैं पहले आता हूँ यार मुझे। मतलब मॉस्किटो हिट कहाँ चला गया स्प्रे, मुझे लग रहा है कि हाँ फिर
ऑप्शन नंबर सब लोगों ने डी बोला है ना। नॉर्थ वेस्ट बोल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं। अरे यार करते हैं, चलो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्या बोल रहा है, द मैन वॉक आउट ऑफ हिज हाउस टुवर्ड द। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, पहले आप लिख लो कि इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। अ मैन वॉक आउट ऑफ द हाउस टुवर्ड ईस्ट एंड स्टेट 40 मीटर रीच टू अ मिल्क शॉप। उसका घर कहीं यहाँ पर होगा, तो 40 मीटर चलता है यहाँ पर, इसको लिख देते हैं 40, और यहाँ पर पहुँच जाता है मिल्क शॉप पर। देन ही बाई मिल्क्स एंड देन टर्न टू द राइट एंड वॉक 60 मीटर एंड रीच टू वेजिटेबल शॉप। तो यहाँ से वो राइट लेता है, राइट का मतलब इधर की तरफ जाएगा, 60 की तरफ जाता है, 60 किलोमीटर, इसको यहाँ लिख देते हैं 60। जब भी ये बनाते हो ना डायग्राम, तो प्रोपोर्शन बनाओ, 40 से बड़ा होना चाहिए 60। तो ये कहाँ पर है, ये इसकी है वेजिटेबल शॉप। देन ही बाय वेजिटेबल्स एंड देन टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर्स। तो फिर वो क्या करता है, यहाँ से 40 मीटर की तरफ जाता है, यहाँ से लेफ्ट ले लेगा, लेफ्ट इधर ही आएगा, 40 मीटर लेफ्ट लेता है एंड रीच टू ग्रोसरी शॉप्स। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्रोसरी शॉप पर पहुँच जाता है। देन ही बाय ग्रोसरी एंड देन वॉक टू द लेफ्ट फॉर ए स्ट्रेट 100 मीटर। मतलब यहाँ से लेफ्ट लेगा तो 100 मीटर चलता है, तो भाई 60 तो ये हो गया 60, और 40 कहीं आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा इधर। तो यहाँ कहाँ पहुँच जाएगा ये भाई, ग्रोसरी एंड देन ही बाय ग्रोसरी वॉक टू द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रेट एंड विच इज़ द फ्रूट शॉप। तो यहाँ फ्रूट शॉप है। वॉट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ मिल्क शॉप फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप। तो मिल्क शॉप रही ये और ग्रोसरी शॉप रही ये तो पूछ रहा है आपका, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वॉट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मिल्क शॉप फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप। तो ग्रोसरी शॉप से मिल्क शॉप की डायरेक्शन क्या है, लगा लो। इसको दूसरा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको आसानी हो। ये रहा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ वेस्ट क्या था ना, इजी डिफिकल्ट फ्लाई था। जिस बच्चे ने नॉर्थ ईस्ट बोला है, बच्चे नॉर्थ ईस्ट कैसा होगा देख लो आप, ठीक है। सब बच्चों ने डी बोला ज़्यादातर, तो चलो इन क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। तो ठीक है, आज का हम डिस्कशन यहाँ ही रखते हैं। मेरी 8:30 पर एक मीटिंग है और मुझे उसके लिए तैयार होना है, और मुझे पता नहीं कहाँ गया मेरा मॉस्किटो और एक स्प्रे रखता हूँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉप रिकॉर्ड प्रेजेंटेशन। 2-4 मिनट हम बात कर सकते हैं, कुछ अगर आपके कुछ कन्फ्यूज़न हो, इश्यूज़ हो, कुछ भी डिस्कस करना हो। बाकी स्टॉप रिकॉर्डिंग। चलो फिर